सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने पे विद म्यूचुअल फंड नाम से एक सुविधा, एक फीचर को शुरू किया है? तो आंसर होगा यूपीआई ने। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अभी यूपीआई ने तत्काल लेन देन के लिए पे विद म्यूचुअल फंड नाम से एक सुविधा शुरू की है। मतलब अब आप अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड से सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। तो इससे अब आपको सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, लिक्विड म्यूचुअल फंड से आप क्या समझते हैं? तो ये डेट म्यूचुअल फंड होते हैं। यहाँ पर आपको कम समय के लिए पैसा रखने का विकल्प मिलता है। रिटर्न के साथ साथ जल्दी पैसा निकालने की सहूलियत भी आपको मिलती है। यहाँ पे 15 दिन से लेकर के 91 दिन की मैच्योरिटी वाली स्कीम्स होती है और निवेश करने पर कोई लॉक इन नहीं होता, मतलब जब भी चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। कोई एग्जिट फीस वगैरह भी नहीं लगती है और जो रिटर्न है वो भी आपको लगभग 7% तक मिल जाता है, जो कि सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। तो प्रश्न हमारा क्या था कि पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा अभी शुरू की किसने? यूपीआई ने। तो जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो उसके लिए पैसा हमें सेविंग अकाउंट में रखना होता है, लेकिन अब सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो, जब भी मेरे को किसी को भी यूपीआई पेमेंट करना होगा तो डायरेक्ट वहीं से पैसा मैं यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दूंगा। ये फीचर है। बाकी यूपीआई से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको करवाता हूँ। यूपीआई मतलब हमने देख लिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म हो गई है। ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। इसको तैयार किया था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में। इसे अभी तक 8 देश अपना चुके हैं, 8वां देश कतर बना था। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल है और यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने और यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप मोबीक्विक है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना था। उसके अलावा फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा, बैंक ब्रांच कहाँ पर लॉन्च की थी? बंगलुरु आंसर हो जाएगा। यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम कौन सा बन गया? यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई से ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने द बर्निंग अर्थ नामक पुस्तक के लिए अभी किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सुनील अमृत ने। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो भारतीय मूल के इतिहासकार हैं ये सुनील अमृत, जिन्होंने 500 वर्षों के व्यापक पर्यावरण इतिहास पर आधारित एक पुस्तक लिखी है और उस बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ, जिसके लिए 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज इन्होंने जीता है। ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड की बात करें, इसकी स्थापना होती है, इसको स्थापित किया गया था 2013 में। ये पुरस्कार ह्यूमैनिटीज और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्ट गैर काल्पनिक लेखन के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25,000 पाउंड दिए जाते हैं और इस बार ये पुरस्कार दिया गया भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसी तरह से कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे 2025 वाले अवार्ड्स हैं और साहित्य से संबंधित ये अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो अवार्ड्स भी मैं आपको करवा रहा हूँ और वो भी सारे के सारे साहित्य से संबंधित है। जैसे कि देखो, अभी किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? द लॉनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी। 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, 2024 के लिए मिला साधु भद्रेश दास को। ये संस्कृत विद्वान है, उनकी पुस्तक स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए। 2025 का पेंटर पुरस्कार दिया गया सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को। जेसीबी पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है और अभी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली इसे बंद कर दिया गया। तो दो बातें हम याद रख लेंगे, पहला और आखिरी कब दिया गया था। पहला 2018 में दिया गया था बेन्यामिन को और आखिरी 7वां संस्करण दिया गया था 2024 में उपमन्यु चटर्जी को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 दिया गया सारा जोसेफ को, मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका हैं। इन्हें इनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा है। तो हम कह सकते हैं ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में किसने? दीपा बास्ती ने। 2025 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये जीता ला प्रेंस ने। ये निकारागुआ देश का 100 साल पुराना अखबार है और इसी इंसिडेंट के बाद निकारागुआ यूनेस्को से अलग हो गया था। पी शिवकामी वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 जीता इन्होंने।
एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, 2025 के लिए अभी दिया गया मसाकी काशिवारा को, जापान से हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 दिया गया मंसूर अल मंसूर को, ये सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। अब इतने सारों में से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ अभी 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। तो हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। पोलियो एक संक्रामक वायरल बीमारी है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। ये वायरस हमारे मोटर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लकवा हो सकता है और आजीवन विकलांगता का कारण बन सकता है। ये वैसे आपको पता है भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने। लेकिन अगर पूछे पहला ओरल वैक्सीन, पोलियो का पहला ओरल वैक्सीन मतलब जो मुंह से दवा दी जाती है, वो तैयार किया था अल्बर्ट सेबिन ने। ये तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस हो गया। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 2025 में ये अपनी 80वीं 80th एनिवर्सरी मना रहा है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो गया। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब मैं आपको अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे और वर्ल्ड फूड डे। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। तो अक्टूबर के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, ये पूरा बुक का नाम है। इस बुक को अभी किसने लिखा है, तो आंसर होगा राज शुक्ला ने। तो बुक का नाम क्या है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। इसको लिखा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने, और इसको लॉन्च किया हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने। तो इस बुक में भारत की सिक्योरिटी और नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए सिविल और मिलिट्री संस्था को एक साथ आकर काम करने के लिए कहा गया है। इसके बारे में इन्होंने लिखा है, ये इनकी बुक है। बुक का नाम याद रखना, लेखक का नाम याद रखना। कुछ और बुकें मैं आपको रिवाइज करा दूं, बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है क्योंकि। तो एक बुक आई थी इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनाथ राघवन ने। द वुमेन वो रेन एम्स द मेमोर ऑफ अ मेडिकल पायोनियर को लिखा डॉक्टर स्नेह भार्गव ने। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट को लिखा जनरल अनिल चौहान ने। द डेयरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ को पूजा पुजारा ने। कश्मीर इंसर्जेंसी डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रेस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 टू 90 को लिखा योगिंदर कंधारी ने। मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर को लिखा आदिश अग्रवाल ने। डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 को लिखा ए के भट्टाचार्य ने। वुमेन लाइफ फ्रीडम, ये बुक का नाम है, इसको लिखा चौरा मकरमी ने। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, इसको लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2 को मतलब ये जो बुक है ये राष्ट्रपति जी के भाषणों का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये सब बुक्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एशियन यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा बहरीन में। तो एशियन यूथ गेम्स 2025 इसका आयोजन हुआ 22 से लेकर 31 अक्टूबर तक। इस बार ये इसका तीसरा एडिशन है, जो कि कहाँ पर हो रहा है, बहरीन में। तीसरा एडिशन है। इसका जो पहला एडिशन है ये 2009 में हुआ था सिंगापुर में। दूसरा एडिशन 2013 में हुआ था, चाइना में हुआ था। वैसे हर 4-4 साल में होता है ये। अब आप कहोगे 2013 के बाद तो अब जाके 2025 में हो रहा है, 4-4 साल में कैसे हुआ। तो 2017 वाला और 2021 वाला ये किसी कारण से कैंसिल हो गया था। इस कारण से अब ये 2013 के बाद डायरेक्ट 2000 हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, बहरीन में।
बाकी 31 अक्टूबर को जो भी रिजल्ट रहेंगे तब तो मैं आपको बताऊंगा ही सही। देखो, बहरीन की कैपिटल याद रखना क्या है, मनामा। करेंसी होती है बहरीनी दिनार। अब एक प्रश्न आपके लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये तो हमने एशियन यूथ गेम्स की बात करी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर हुए थे, कौन मेडल टैली में टॉप पे रहा, क्या मैस्कॉट वगैरह था, ये बातें आप लोग को बतानी है। बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। एक्चुअली में अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। यहाँ पर उन्होंने हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी से मुलाकात की और इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास यानी कि एम्बेसी का दर्जा दे दिया। एक्चुअली में भारत का अफगानिस्तान में दूतावास एम्बेसी पहले से थी, पर 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना शासन जमाया, सत्ता में आया, तो हमने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था और फिर हमने अगले साल यानी कि 2022 में तकनीकी टीम को अफगानिस्तान भेजा था, जिन्होंने वहां पर सीमित स्तर पर अपनी मौजूदगी को दोबारा स्थापित किया था। पर अभी हमने अफगानिस्तान में हमारे भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया है। अफगानिस्तान कैपिटल काबुल होती है, करेंसी है अफगान अफगानी। बाकी अफगानिस्तान को एशिया का हृदय कहा जाता है। और भारत से अफगानिस्तान जाने के लिए दो महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। और हमने अफगानिस्तान में भारत मैत्री बांध भी बनवाया जिसे सलमा बांध कहते हैं या फ्रेंडशिप डैम आप कह दो। और अभी किस देश ने शतरंज यानी कि चेस पर प्रतिबंध बैन लगा दिया? अफगानिस्तान। आंसर होगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। पहले आप समझो कफाला व्यवस्था क्या होती है। तो जब भी कोई प्रवासी श्रमिक किसी अरब देश में या खाड़ी देश में जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की बात करते हैं। जब वे सऊदी अरब जाता है काम करने के लिए, जैसे मजदूरी करने के लिए, घर का काम करने के लिए, ड्राइवरी करने के लिए, तो वहां पर जो नियोक्ता होता है जो उसे काम पे लगाएगा, वो उस श्रमिक के पासपोर्ट वगैरह या जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने पास जब्त कर लेता है। और अब वो श्रमिक नियोक्ता की परमिशन के बिना न तो अपनी जॉब बदल सकता है, न अपने देश वापस लौट सकता है, और न उसे सैलरी टाइम पे मिलती है, न पूरी सैलरी मिलती है। मतलब इस तरह उसके साथ दुर्व्यवहार और शोषण किया जाता है। और ये सब किसके कारण हो रहा है? इस कफाला व्यवस्था के कारण ही। कफाला व्यवस्था यही है कि आप उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, उसके डॉक्यूमेंट्स ले लो, अब कहाँ जाएगा वो फंस गया। पर अभी सऊदी अरब ने कहा कि हम इस कफाला व्यवस्था को समाप्त करते हैं। तो अब नियोक्ता के द्वारा श्रमिक का पासपोर्ट जब्त नहीं होगा। श्रमिक अब अपने हिसाब से नौकरी बदल सकेगा और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो वो कभी भी अपने देश वापस आ सकेगा। पर ये तो भी सऊदी अरब ने कहा। इसके अलावा भी कई खाड़ी देश है जहाँ पे ये कफाला व्यवस्था चलती है। कई बार आप यूट्यूब में वीडियोस वगैरह भी देखते होंगे कि मेरा बेटा यहाँ फंस गया या मैं यहाँ फंस गया, मेरे पति फंस गए, पासपोर्ट ले लिया उनसे। तो ये सब इसी कारण से है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार बंधुआ मजदूरी करवाना अपराध है? तो आंसर होगा आर्टिकल 23। अब बात सऊदी अरब की है तो ले चलते हैं आपको सऊदी अरब। ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल रियाद होगी, करेंसी सऊदी रियाल। और सऊदी अरब इसने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की थी। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले ये सऊदी अरब में होंगे। एशियन गेम्स 2034 में जो है वो सऊदी अरब में होंगे। पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन अभी हुआ था सऊदी अरब में ही। स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी थी रियाना बर्नवी। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई थी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 ये जीता मंसूर अली मंसूर ने, ये सऊदी अरब से हैं। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। कहाँ पे? जो रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुए थे उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना सऊदी अरब से। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस देश में 30 दिन का आपातकाल घोषित किया गया? तो आंसर होगा पेरू। तो पेरू की कैपिटल लीमा में अभी 30 दिनों की इमरजेंसी लगा दी गई है। ये इमरजेंसी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जॉस जेरी,
उनके द्वारा लगाई गई है। इस इमरजेंसी का उद्देश्य है लीमा में वायलेंट एक्टिविटीज़ यानी कि हिंसक गतिविधियों को कंट्रोल करना। एक्चुअली में लीमा में वायलेंस की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पब्लिक प्लेसेस पर डेथ और वायलेंस बहुत आम बात हो गई है। पिछली सरकार इस वायलेंस को रोकने में विफल रही थी, इसी कारण से वो गिर गई थी। और इसके कारण अभी वहाँ के जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे जॉस जेरी, उन्होंने इमरजेंसी वहाँ पे लगा दी है। अच्छा, बात पेरू की हो रही है तो ले चलते हैं आपको पेरू में। ये रहा मैप में पेरू। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी कैपिटल लीमा हो गई और करेंसी है सोल। प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे जॉस जेरी, इनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने शौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। हमारे जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, अभी उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य वन और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की गई। इसके अलावा उन्होंने एक लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया जो कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये जैसलमेर गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो याद रखना, जैसलमेर में ही शौर्य वन का उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस राज्य में स्कूल पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल कर लिया है ताकि छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके और उनमें रणनीतिक सोच को विकसित किया जा सके। अब देखो यहाँ पे दो बातों की हम चर्चा करते हैं। एक तो गोवा में आपको लेकर के चलता हूँ, फिर चेस से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। पहले देखो, ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल पणजी हो गई जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, गवर्नर है अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्त दिवस लिबरेशन डे होता है 19 दिसंबर को। उसके अलावा पुराने भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ पर लॉन्च हुआ? गोवा में। और सिले हुए जहाज का नाम आपको बताना है। अभी 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन हुआ गोवा में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बना था गोवा, पहला मिजोरम है। गोवा के ओजो फैनी को जीआई टैग मिला था। राजभवन अन्न धन योजना यहाँ शुरू हुई और भारत की पहली आर फेरी सेवा ये कहाँ पर शुरू हुई? गोवा में। फिडे चेस वर्ल्ड कप जो 2025 में होंगे, अभी अक्टूबर में होंगे, ये भारत में होंगे। भारत में भी कहाँ? गोवा में। और ये 5वां आसियान भारत यूथ समिट हमने देख लिया, ये गोवा में हुआ था। 10वां आयुर्वेद दिवस की मेजबानी की थी गोवा ने। अभी आयुर्वेद दिवस हमने मनाया था 23 सितंबर को। 10वां संस्करण था, गोवा में आयोजित हुआ। और महाजय घर योजना यहाँ पर शुरू हुई थी। तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन भी हुआ था गोवा के पणजी में। तो ये तो गोवा की बात हो गई। अब चेस की बात है, तो चेस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी माइंड मास्टर नाम से। सबसे पहले 1991-92 में इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अभी 2024 का 4 खिलाड़ियों को मिला था। चारों खिलाड़ियों के नाम आपको बताने हैं। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर ये बनी थी एस विजय लक्ष्मी, और पहली महिला जो ग्रैंड मास्टर बनी थी उनका नाम है कोनेरू हम्पी। ये दोनों बातें अलग अलग है, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। बाकी वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली भारत चेस एकेडमी ये खुलेगी भुवनेश्वर में। 2024 में जो 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी बुडापेस्ट में, मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों को भारत ने जीता। उसके अलावा 2026 में जो 46वां फिडे चेस ओलंपियाड है ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। उसके अलावा वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 इसको जीता कोनेरू हम्पी ने। फिडे विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप में आर वैशाली ने ब्रोंज जीता। चेन्नई के डी गुकेश ये चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन बने थे। 2024 का खिताब इन्होंने जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 एलओ रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 भारत होस्ट कर रहा है, अभी अक्टूबर में होंगे ये। अभी 31 अक्टूबर को शुरू होगा, 27 नवंबर तक चलेगा गोवा में। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीता प्रणव वेंकटेश ने। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025
जो कि चाइना में हुआ था उसको चीन की प्लेयर जू वेंजुन ने जीता। किस देश ने शतरंज पर बैन लगा दिया? अफगानिस्तान। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट को जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। ये दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। तीसरा फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 जो कि जॉर्जिया में हुआ था उसको दिव्या देशमुख ने जीता, कोनेरू हम्पी को रहता। और इसके बाद 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गई थी दिव्या देशमुख, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, या यूं कह दूं चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 को रियाद सऊदी अरब में हुआ था, इसको जीत लिया मैग्नस कार्लसन ने। 89 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने थे रोहित कृष्णा, तमिलनाडु से हैं। आर वैशाली ने लगातार दूसरी बार महिला ग्रैंड स्विस शतरंजी टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा था। ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे था? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और मेंस टाइटल इसमें अनीश गर ने जीता था जो नीदरलैंड से हैं। बाकी विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए थे अभिमन्यु मिश्रा, अमेरिकी है। और विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। स्थापना होती है 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड, और प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच, वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष बनाया गया प्रतिभा एम सिंह को। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मलेशिया। उसके अलावा किस भारतीय ने ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 को जीता? डॉक्टर शबीर हसन ने। और फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला MLS गोल्डन बूट अवार्ड 2025 किसने जीता? लियोनेल मेसी। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 155। और किस राज्य ने कायका सेतु पोर्टल को लॉन्च किया? कर्नाटक। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य ये घोषित किया जाएगा अभी केरल को। और वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है चेन्नई। अभी हाल में निंगोल चाकोबा उत्सव ये कहाँ पर मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। और आखिरी प्रश्न था कि रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम किन देशों के बीच शुरू हुआ? भारत और यूके। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,